हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। और आज स्टार्ट कर रहे हैं सोशियोलॉजी की बुक। सेकंड है हमारे इंग्लिश मीडियम की, और बुक वन हम ऑलरेडी डाल चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इसमें देखेंगे बुक टू में कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फॉर बोर्ड एग्जाम। लेट्स स्टार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर, डिस्कस। यहाँ पे हमें बात करनी है अर्बनाइजेशन की और इंडस्ट्रियलाइजेशन आपस में किस तरीके से लिंक करता है, इसको हमें डिफाइन करना है। क्योंकि देखने को मिलता है कि अर्बनाइजेशन हो चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इन दोनों की सहायता से एक बहुत बढ़िया सोसाइटी का निर्माण हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर क्या नहीं होता है, रेसिज्म नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। उसके बारे में बात हम यहाँ पे करेंगे। अर्बनाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सभ्य समाज का निर्माण करने के लिए अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम करते हुए नजर आते हैं। पहला है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ पावर सोर्स ऑफ एन इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड अर्बनाइजेशन इज अ स्पेशल कैरियर ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और अर्बनाइजेशन होने की वजह से आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। इसी वजह से इन दोनों को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। ठीक है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है एक दूसरे की ग्रोथ के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन को किससे अलग नहीं किया जा सकता, अर्बनाइजेशन से बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता। एंड अर्बनाइजेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और अर्बनाइजेशन भी इंडस्ट्रियलाइजेशन से बिल्कुल जुड़ाव महसूस करता है। दे कॉम्प्लीमेंट एंड प्रमोट ईच अदर। ये एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सब सेक्टर। देखने को मिलता है कि इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने कुछ कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर जो थे इंडिया के, इनको डी इंडस्ट्रियलाइज यानी कि ख़त्म करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे कि देखने को मिलते हैं जो हमारे ओल्ड अर्बन सेंटर थे, जैसे कि मसूलीपट्टनम, सूरत, ढाका, मुर्शिदाबाद, डिक्लाइन। मतलब ये बहुत से हमारे ऐसे अर्बन सेंटर थे जो डिक्लाइन हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड होता था, यहाँ पे जो व्यापार होता था, उसको ख़त्म कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डिक्लाइन यानी कमी देखने को मिल रही थी। नेक्स्ट आता है कोस्टल सिटीज़। कोस्टल सिटी यानी समुद्र के किनारे होती हैं। ठीक है, कोस्टल सिटी जैसे बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, अब डेवलप, इन सबको बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया फॉर एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल। यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाया करते थे। ठीक है, रॉ मटेरियल में क्या क्या आएगा, कॉटन, जूट, इंडिगो, कॉफ़ी, इन सबको क्या किया जाता, बाहर लेके जाया जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, और दोनों में एक गहन संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, हाउ हैज़ कॉलोनिज्म इम्पैक्ट आवर लाइफ। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कॉलोनिज्म क्या होता है। ठीक है, कॉलोनिज्म का मतलब होता है आप किसी दूसरी कंट्री के अधीन काम कर रहे हो, वो आपके ऊपर शासन कर रही है, आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है, आपके सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को कौन रेगुलेट कर रहा है, एक दूसरी कंट्री रेगुलेट कर रही है। जैसे कि भारत पर किसका शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, तो हम किसकी कॉलोनी हो जाते हैं, अंग्रेजों की कॉलोनी हो जाती है, उनकी गुलाम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये टर्म आपको समझ आनी चाहिए, कॉलोनिज्म क्या होता है। कैन बी अंडरस्टैंड एज द रूल बाय वन कंट्री ओवर अनदर। मतलब एक देश का दूसरे देश पर शासन क्या कहलाता है, कॉलोनी कहलाता है, जिसमें दूसरे लोगों के बहुत ज़्यादा परेशानी सामना करना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े अंग्रेजों के शासनकाल में, क्योंकि हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं थे। न्यू लैंड ओनरशिप लॉज वर इंट्रोड्यूस। नए नए प्रकार के लॉज लेके आए जाते थे, किस क्षेत्र में, लैंड रिफॉर्म के क्षेत्र में। ठीक है, फिर आता है द इकोनॉमी वॉज स्ट्रेंथन। और इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाती थी। बट ये इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किस लिए किया जा रहा है, ताकि इंडिया को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा सके। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट क्रॉप्स टू बी ग्रोन एंड डिटेक्टेड। मतलब कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी क्रॉप्स को उगाया जाएगा। आपको पता होगा नील की खेती करवाई जाती थी। ठीक है, कॉटन उगाया जाता था, जूट उगाया जाता था, अलग अलग चीज़ों की खेती भारत में करवाई जाती थी रॉ मटेरियल की, फिर उसको बाहर भेज दिया जाता था। द वे ऑफ प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स वॉज एल्टर। मतलब किस तरीके से प्रोडक्शन होगा, क्या प्रोडक्शन होगा, किस तरीके से पूरी पूरी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये भी सारे के सारे कौन लोग देखते हैं, अंग्रेजी सारे के सारे चीज़ें देख रहे हैं। फिर आता है टी प्लांटेशन को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया। उसके बाद फॉरेस्ट लॉज को क्या किया गया, एक्ट किया गया, जिसमें बाकी लोगों को फॉरेस्ट में जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। जो पेस्टोलिस्ट होते हैं, मतलब जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको फॉरेस्ट में जाना प्रतिबंधित कर दिया, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई।
फिर आता है वेस्टर्न एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस टू क्रिएट इंडियंस हु असिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है इसको बहुत ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इंडियन को क्या किया जा रहा है, उसके अंदर भेजा जा रहा है ताकि क्या किया जा सके, बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन की नींव डाली जा सके और भारत के लोगों को भी उसका प्रभावी बनाया जाएगा। नेक्स्ट आता है इट ब्रॉट चेंज इन लॉज ऑर्डर कल्चर एंड आर्किटेक्चर, इसमें आपको देखने को मिलेगा जो लॉ हैं, ऑर्डर हैं, कल्चर एंड आर्किटेक्चर, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया और इंडिया का जो आर्किटेक्चर है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। खुद से नए आर्किटेक्चर की बात की गई है, खुद से नए कल्चर को फैलाने की बात की गई है, नए नए ऑर्डर, नए नए लॉज को लेके आया गया है। तो कॉलोनाइजेशन के टाइम पे आप समझ सकते हो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी और जो लोगों की जो लाइफ थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय की जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट। सेकुलराइजेशन समझना होगा आपको, एक ये निकल के आता है टर्म सेकुलर से, और सेकुलर टर्म में क्या होता है, सारे के सारे जो धर्म होते हैं, सारे के सारे जो रिलीजन होते हैं, सारे की सारी जो कास्ट होती है उनको इक्वल ट्रीट किया जाता है सेकुलर में, और उसी से निकल के आया है सेकुलराइजेशन जिसके अंदर सारी की सारी कास्ट को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, सारे के सारे रिलीजन को समान माना जाएगा। यानी कि जो आपका कंट्री होता है वो किसी भी धर्म को महान नहीं मानता है, किसी को भी नेशनल नहीं दर्जा नहीं देता है। ठीक है, तो आपका सेकुलराइजेशन होता है। तो ध्यान से समझते हैं, सेकुलराइजेशन इन द वेस्ट modernization seems to lead to secularization as a process of decline in the influence of religion especially in the public sphere, यानी पब्लिक स्फीयर पर रिलीजन को क्या मान किया जाता है, कम मान्यता दी जाती है, सारे के सारे रिलीजन को समान मान्यता दी जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है किसी भी एक धर्म को स्पेसिफिकली टाइटल दिया जाए, ऐसा नहीं होता है, सभी धर्मों को समान रूप से यहाँ पर प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ एन कास्ट बेस्ड एसोसिएशन इन पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, किस चीज़ का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, कास्ट बेस्ड एसोसिएशन एंड पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ पे अलग अलग पार्टीज जो बन रही हैं कास्ट बेस पर ऐसा नहीं किसी को प्राथमिकता दी जाएगी। ऑल द पार्टीज आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कानून के समक्ष सभी की सभी पार्टी, सभी के सभी धर्म बराबर हैं। फिर नेक्स्ट आता है सीकिंग वोट एंड फाइंडिंग कैंडिडेट्स ऑन कास्ट लाइन एसोसिएशन और राइट बाय कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इंडिया में बहुत ज़्यादा खेली जाती है, मतलब क्या, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर एक तरीके से क्या किया जाता है, वोट डाले जाते हैं। इसी वजह से देखने को क्या मिलता है हमें, सीकिंग टू वोट फाइंडिंग एंड कैंडिडेट कास्ट एंड द एसोसिएशन राइट, यानी कि आपको ये देखने को मिलेगा किस तरीके से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। Examine the different level at which and संस्कृताइजेशन एज एन कॉन्सेप्ट हैज़ बीन क्रिटिसाइज। अब यहाँ पे हमें समझना है कि संस्कृताइजेशन क्या होता है और ये किस तरीके से डिफरेंट है। तो नाउ संस्कृताइजेशन का मतलब क्या है ये हम समझेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो रिलेट करके रखती है कल्चर के साथ, अपने कल्चर से किस तरीके से जुड़ाव महसूस करेंगे, और जो छोटी जातियाँ हैं, बड़ी जातियाँ हैं, वो किस तरीके से अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करती हैं और उनके बीच में किस किस तरीके के डिफरेंसेस पाए जाएंगे और किस किस तरीके से उनके बीच में कोलैप्स होने का डर होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सो नाउ देखने को मिलता है संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सम मेंबर ऑफ द लो कास्ट और द ट्राइब ट्राई टू इमिटेट फॉलो द कस्टम रिचुअल बिलीफ आइडियोलॉजी एंड लाइफस्टाइल ऑफ एन हाई इन पर्टिकुलर ट्वाइस बोर्न कास्ट। यहाँ पे क्या, संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सम मेंबर्स ऑफ द लो कास्ट और ट्राइब, मतलब लो कास्ट और ट्राइब के जो लोग होते हैं, ट्राई टू इमिटेट फॉलो, मतलब क्या करते हैं, फॉलो करने की कोशिश करते हैं किस चीज़ को, कस्टम्स को, रिचुअल्स को, बिलीफ को, आइडियोलॉजी को एंड लाइफस्टाइल को ऑफ हाई इन एन पर्टिकुलर ट्वाइस कास्ट, यानी एक तरीके से हाई लाइफस्टाइल को अचीव करने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। और जनरली ये हाई कास्ट पर्टिकुलर किस चीज़ को डिनोट करती है, जो बड़े बड़े टाइटल्स को होल्ड करते हैं, मतलब जिनकी समाज में बहुत ज़्यादा प्राथमिकता होती है, उन सब लोगों को एक तरीके से कॉपी करने की कोशिश की जाती है संस्कृताइजेशन में। ठीक है, अब आता है ऐसे कुछ व्यू पॉइंट्स उसको समझते हैं। नो स्ट्रक्चरल चेंज, ओनली पोजिशनल चेंज फॉर सम इंडिविजुअल्स। क्या स्ट्रक्चरल चेंज यहाँ पे कोई भी किया नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ पोजिशनल चेंज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और जब तक स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होगा तब तक सोसाइटी के अंदर हमें कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज द स्ट्रक्चरल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज जब होंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को बड़े पैमाने पर बदलने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अजम्पशन ऑफ द अपर कास्ट बीइंग सुपीरियर। यहाँ पे अजम्पशन देखने को मिलता है कि अपर कास्ट अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानती हैं, हैंस दे आर टू बी इमिटेटेड, और अपने आप को ज़्यादा महान बताने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट आता है
जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ इनइक्वालिटी एक्सक्लूजन रिमार्क प्रिविलेज ऑफ द अपर कास्ट हैंड द डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम। अब डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम होता है, यहाँ पर अपर कास्ट के पास ज़्यादा पावर होती है, इसी वजह से यहाँ पर इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यही प्रॉब्लम है, इसी वजह से हमें सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी लेके आनी, ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक, नेक्स्ट आता है प्रोसेस दैट इज जेंडर्ड थ्रू द प्रोग्रेसिव फॉर मैन अपर कास्ट एंड प्रैक्टिस लाइक प्रधान सिस्टम, लोग एज ऑफ एन मैरिज, डाउरी, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा समाज के लिए घातक है। डाउरी और एक तरीके लो एज ऑफ एन मैरिज और ये पुड सिस्टम, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा घातक है। इन सारी की सारी चीज़ों को हमें रोकना होगा, अदरवाइज़ क्या होगा, जो कंडीशन है वीमेंस की वो क्या होती जाएगी, बहुत ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। सो एक ऐसी सोसाइटी जिसमें वीमेंस की कंडीशंस ठीक नहीं है, वो सोसाइटी ठीक नहीं है। वी हैव टू चेंज समथिंग, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ बदलाव की आवश्यकता है। ठीक, अब क्या है, इरोजन्स ऑफ दलित कल्चर वुड बी एक्सेप्टेड कस्टम, और दलितों का जो भी कल्चर है या फिर जिस तरीके से वो सोसाइटी में अपने बिलीव्स को रखना चाहते हैं उन सबको हमें अपनाने की आवश्यकता है। क्योंकि दलित हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है किस चीज़ में, सोसाइटी में। तो ये टोटली चीज़ें किस चीज़ से रिलेट करती हैं, संस्कृताइजेशन से रिलेट आपकी करती हैं। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मेशन इन द रूरल सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि पूरा का पूरा बदलाव कैसे होता है। कहाँ की बात करें, रूरल सोसाइटी, तो रूरल सोसाइटी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं इंडियन सोसाइटी की, तो इंडियन सोसाइटी में रूरल सोसाइटीज़ आर इम्पॉर्टेंट, और देखेंगे किस तरीके से ये आगे बढ़ रही हैं, किस तरीके से इसमें बदलाव आ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखने को मिलता है कि मोर देन 50% पॉपुलेशन हमारी कहाँ रह रही है, रूरल सोसाइटीज़ के अंदर ही रह रही है। ठीक है, रूरल सोसाइटी के अंदर 50% पॉपुलेशन रह रही है, तो इस 50% पॉपुलेशन के अंदर किस तरीके की चेंजेस आ रहे हैं और इन चेंजेस को किस तरीके से देखा जा सकता है, किस तरीके से नोटिस किया जा सकता है, और यहाँ पे किस तरीके से बदलाव लाने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, अगर एक बड़े बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेंजेस कहाँ पे करने पड़ेंगे, रूरल सोसाइटी में। उसके बाद अपने आप धीरे धीरे अर्बन सोसाइटी चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे देखेंगे कि रूरल सोसाइटी के अंदर किस किस तरीके के चेंज आए इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, सो पहला आता है आपके सामने एंड इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर लेबर कल्टीवेशन बिकेम मोर इंटेंसिव। धीरे धीरे क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, और जो आपके लेबर वगैरह हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है, तो हमें अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। इवन गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, और हेल्प कर रही है फार्मर्स की, पीजेंट्स की। गॉट इट। नेक्स्ट आता है लूजनिंग ऑफ द ट्रेडिशनल बॉन्ड एंड हेरिडिटी रिलेशनशिप बिटवीन द फार्मर एंड द लैंड ओनर एग्रीकल्चर वर्कर्स। अब जमींदार हैं, किसान हैं, इन दोनों के बीच के संबंध अब बदल रहे हैं। पहले देखने को मिलता है कि जमींदार क्या करते थे, किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण करते थे। अब क्या है, इस पूरे के पूरे कनेक्शन को ख़त्म करना है। अब फार्मर को सीधा के सीधा किससे कनेक्ट करना है, गवर्नमेंट से कनेक्ट करना है, और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करती है फार्मर्स की पूरे के पूरे सेक्टर को समझने के लिए। ठीक है, ज़मींदार इन सब का शोषण करते थे, और जो पुरानी प्रैक्टिसेस थी इन सब रिलेशंस को ख़त्म किया जा रहा है, बिकॉज ये कैसे रिलेशंस थे जिसमें फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास अ शिफ्ट फ्रॉम द पेमेंट इन अ काइंड टू पेमेंट इन कैश। अब क्या हो रहा है, अ शिफ्ट फ्रॉम पेमेंट इन काइंड, अब एक तरीके से शिफ्ट में चेंज देखने को मिल रहा है। अब पेमेंट कैश के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल, किसान अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मंडी में जा रहे हैं, तो उनको पेमेंट कैश में मिल जाएगी, और पेमेंट जब कैश में मिलती है तो देखने को मिलता है कैश का फ्लो इंक्रीज होता है, और गरीब आदमी तक कैश का एक तरीके से प्रभाव बढ़ जाता है, जो काफ़ी बढ़िया रहता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंड द राइज ऑफ क्लास ऑफ फ्री वेजेस लेबर एंड राइज ऑफ क्लास। ठीक है, और फ्री वेजेस लेबर, जो एक तरीके से फ्री वेज लेबर है, ये भी एक तरीके से बढ़ती हुई दिखाई देती है। मतलब क्या है, अब उनका शोषण नहीं होगा, कोई भी उनसे फ्री में काम नहीं करवाएगा, अगर काम करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा। इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारे गरीब हैं, दलित हैं, वंचित हैं, शोषित वर्ग है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की हमें ज़रूरत दिखाई दी, और इसके ऊपर सरकार ने, समाज ने बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर किया है, किस तरीके से उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, उनके लिए काम किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे सामने एक्सप्लेन दैन एग्रीरियन स्ट्रक्चर ऑफ द रूरल सोसाइटी। अब हमें ये बताना है कि रूरल सोसाइटी में जो एग्रीरियन कल्चर है, अब ये समझना है आपको, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीरियन का मतलब होता है वो सोसाइटी जो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही हो, एग्रीकल्चर के ऊपर, यानी कृषि के ऊपर डिपेंड हो। उस सोसाइटी के बारे में आपको बताना है किस तरीके से वो काम करती है।
तो एग्रीरियन सोसाइटी वह सोसाइटी होती है जहाँ पर उनकी पूरी की पूरी फैमिली एग्रीकल्चर में लगी होती है और उनकी पूरी की पूरी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर के ऊपर हमें दिखाई देती है। सो अगर एक ऐसी सोसाइटी है तो उसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है एज ए गवर्नमेंट, एज ए सोसाइटी। ठीक है। सो एग्रीरियन स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन land as a person whole. There is an unequal distribution of land. Some people have lots of land and some people doesn't have any land. यहाँ पे देखने को मिलता है एग्रीरियन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है हमें। क्या किसी किसी के पास बहुत ज़्यादा भूमि है, किसी किसी के पास बिल्कुल भी भूमि नहीं है, कोई लैंडलेस फार्मर है, या किसी के पास बहुत कम भूमि है। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा छोटे और सीमंत किसान पाए जाते हैं। इसकी वजह से हमें छोटे और सीमंत किसान के हिसाब से क्या बनानी पड़ती है, पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं ताकि उनका किस तरीके से भला किया जा सकता है। ठीक, इतना याद रखना। डिपेंड अपॉन द लैंड होल्स, देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, सम हैव लॉट्स ऑफ लैंड एंड सम हैव डजंट लैंड, और किसी किसी के पास भूमि नहीं होती है। एंड एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर इज हाउ द लैंड होल्डिंग हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, और किस तरीके से लैंड को भारत में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसी वजह से देखने को आपको मिलेगा धीरे धीरे समय समय पर हमने लैंड रिफॉर्म किए ताकि अपने किसानों की स्थिति को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने के लिए, उनके लिए उत्तरदायी ढंग से हमने यहाँ पर काम किया है। लेकिन फिर भी जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से, गरीबी ज़्यादा होने की वजह से, रिसोर्सेज कम होने की वजह से हम उस तरीके से सफल नहीं हो पाए जिस तरीके से आज एक विकसित देश सफल हो पाए हैं। लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं, हमने अभी तक हार नहीं मानी है। लार्ज एंड मीडियम लैंड ओनर्स आपको देखने को मिलेंगे, स्मॉल एंड मार्जिनल ओनर्स देखने को मिलेंगे, टेनेंट्स देखने को मिलेंगे, लैंडलेस, एग्रीकल्चर लेबर, स्टेटस ऑफ वीमेन। ये तो बहुत ही सिंपल चीज़, आई होप आपको समझ आई होंगी कि इस तरीके के लोग भारत में पाए जाते हैं, जिसमें कि लार्ज फार्मर हो सकते हैं, मार्जिनल हो सकते हैं, स्मॉल हो सकते हैं, टीनेट हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं, लेबर वर्क हो सकता है, वीमेंस भी एक तरीके से काम करती हैं फील्ड में। तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है इंडियन एग्रीकल्चर का जो पूरी की पूरी तरीके से समाज पर आश्रित है। ठीक है। ये पूरा का पूरा सोसाइटी क्या है, एक रूरल सोसाइटी है जो एक तरीके से ग्रामीण समाज की सभ्यता को दिखाती है और किस तरीके से ग्रामीण समाज में बदलाव की आवश्यकता है उसके ऊपर भी सरकार को सचेत करती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट आर द कॉलोनियल इम्प्लीकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब आपको बताना है कि इम्प्लीकेशंस किस चीज़ के, सोशल इम्प्लीकेशंस आपको बताने हैं ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ये याद रखना ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर वह होता है जहाँ पे वेतन आपका ज़्यादा होता है और नौकरी जाने का खतरा नहीं होता। साथ साथ ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका सरकारी नौकरियाँ भी आ जाती हैं। तो देखने को मिलता है भारत के ज़्यादातर युवा किस में काम करना चाहते हैं, भारत के ज़्यादातर युवा ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर वेतन ज़्यादा होता है। साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि आपकी नौकरी जाने का खतरा नहीं होता है और एक तरीके से सिक्योरिटी रहती है आपके पास। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपकी जॉब सिक्योरिटी बनी रहती है और जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी बनी रहती है वहाँ पे आप खुद अपने आप को महसूस रखेंगे, अपनी फैमिली को आप महसूस रखेंगे। इसी तरीके से आपको काफ़ी अच्छे से काम करने का मौका भी मिलता है। नाउ द ऑर्गेनाइज सेक्टर कंसिस्ट ऑफ ऑल यूनिट एम्प्लॉइंग 10 और मोर पीपल थ्रू आउट द यूज। यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ ऑल यूनिट्स एम्प्लॉइंग 10 और मोर पीपल थ्रू आउट द ईयर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर काम करते हुए नजर आएंगे आपको। रजिस्टर विद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर में भी लोग होते हैं, जॉब सिक्योर होती है, बेनिफिट आपके पास ज़्यादा होते हैं, रिक्रूटमेंट भी कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, धांधली नहीं होती है। ठीक है, अगर किसी न किसी एक्सपेक्ट्स को छोड़ दिया जाए, किसी न किसी एक चीज़ को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होती है। करप्शन हर फील्ड में पाया जाता है बट देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट फील्ड में जब नौकरी लगने की बात आती है तो करप्शन काफ़ी कम हो जाता है। क्योंकि अगर आप करप्शन करेंगे इट्स मीन्स लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप करप्शन करेंगे तो डेफिनेटली आपका क्या हो सकता है, भांडा फूट सकता है और आपकी खुद की नौकरी जा सकती है। तो इसी वजह से क्या होता है, करप्शन को रिड्यूस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए काम करने की कोशिश करते हैं, एक सभ्य समाज की स्थापना की काम करते हैं और ऑर्गेनाइज सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम करने की ज़रूरत है क्योंकि इसके अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं क्योंकि इसमें जॉब सिक्योरिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द बेसिक टास्क ऑफ मैनेजर। आपको समझना है कि जो बेसिक टास्क है मैनेजर का वो क्या होता है, ये आपको समझना है बेसिक टास्क क्या होता है। हाउ कैन ही मेक द वर्कर प्रोड्यूस मोर। अब किस तरीके से एक मैनेजर एक वर्कर को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकता है, किस तरीके से ज़्यादा उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है रिगार्डिंग द वर्क, कौन कौन से स्टेप्स को वो उठा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक मैनेजर किस तरीके से एक वर्कर को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकता है और किस तरीके से मैनेजर उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है और कौन कौन से स्टेप्स को उठा सकता है।
ठीक है। तो पहला आता है टास्क ऑफ मैनेजर, कंट्रोल वर्कर, वर्कर्स को कंट्रोल में रखना, ठीक है। जब काम हो तो काम करें, ठीक है। एंड गेट मोर वर्क आउट ऑफ वर्कर्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना उन वर्कर से। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होती है, ज़्यादा से ज़्यादा काम उनसे लिया जाए। बट इस चीज़ को बढ़ाने के लिए कुछ कुछ स्टेप्स को आपको लेना पड़ेगा। पहला स्टेप आता है एक्सटेंडेड द वर्किंग आवर्स को बढ़ाना होगा। इंक्रीज द अमाउंट, एक तरीके से उनकी जो पेमेंट है उसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने टाइम बढ़ा दिया है तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, पैसा भी बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज वर्कर इंटरेस्टेड नहीं होंगे आपके काम में। और वर्क को क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, टाइम टेबल से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा उसको। और जो पेमेंट है वो भी टाइम पे देनी पड़ेगी। बिहेवियर आपको अच्छा रखना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट बिहेवियर होना चाहिए आपका, ठीक है। इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। प्रोडक्शन इज स्पेंडेड अप थ्रू द साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड असेंबली लाइन, और ये आपको याद रखना है साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू और एक तरीके से असेंबली लाइनिंग के थ्रू। इन दो फैक्टर्स के थ्रू भी एक तरीके से क्या कर सकते हो, आप वर्क को इन्फ्लुएंस कर सकते हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये निकल के आता है कि यू शुड इंक्रीज द पेमेंट ऑफ द वर्कर, वर्कर्स की पेमेंट को आपको इंक्रीज करना है, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए इच्छुक होंगे। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति फ्री में काम करना नहीं चाहेगा, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका, इसका है द फ्यूचर ऑफ सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट आपको बताना क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सोशल मूवमेंट का मतलब होता है समाज में किसी न किसी बदलाव के लिए काम करना, ठीक है। सोशल मूवमेंट का मतलब है समाज में किसी न किसी बदलाव के लिए काम करना। और हमें देखने को मिलता है कि सोशल मूवमेंट के साथ आप किसी न किसी एक पॉइंट पे बदलाव चाहते हो, उसको आप सोशल मूवमेंट कहते हो। तो सोशल मूवमेंट often rise with the aim of bringing about changes on the public issues पे changes लाने के लिए, such as assuring the right of the tribal population to use for forest laws, right of displaced people to settlement of the compensation। मान लीजिए फॉरेस्ट में से किसी भी पीपल को हटाया जा रहा है, डिस्प्लेस किया जा रहा है, तो उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, ठीक है। कंपनसेशन क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि आप उनको विस्थापित कर रहे हो, एक स्थान से दूसरे स्थान आपने भेज रहे हो, तो आपको पर्टिकुलर कंपनसेशन देना चाहिए। अगर आप कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं, इट्स मीन्स क्या कर रहे हैं आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को आप वॉलेट कर रहे हैं, तो इस सभ्य समाज की बात नहीं कहलाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, उसे भी रीड करते हैं। सोशल मूवमेंट एक्टिविटीज, जो सोशल मूवमेंट एक्टिविस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ध्यान देते हैं इन सब चीज़ों पे, कहाँ कहाँ पर गलत काम हो रहे हैं उनके प्रति आवाज़ उठाना, अखबारों में लेख लिखना, सरकार को एक तरीके से आगाह करना, उन सब का काम होता है। किसका काम होता है, सोशल एक्टिविस्ट का काम होता है। होल्ड मीटिंग टू मोबिलाइज पीपल अराउंड द इशू दैट कंसर्न देम, और एक तरीके से सोसाइटी की जितने भी कंसर्न है उसके ऊपर काम करना। सच एक्टिविस्ट हेल्प शेयर द अंडरस्टैंडिंग, और एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग को शेयर करते हैं सारे के सारे समाज के अंदर। और नेक्स्ट आता है, सोशल मूवमेंट ऑल्सो चार्ट आउट कैंपेन दैट इंक्लूड लॉबिंग विद द गवर्नमेंट, और एक तरीके से क्या है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना है, ताकि जो प्रॉब्लम है सोसाइटी में जो लोग फेस कर रहे हैं उसको रिड्यूस किया जा सके। और गवर्नमेंट, मीडिया एंड अदर इंपॉर्टेंट जो प्लेयर्स हैं, इन सब की सहायता से क्या करना है आपको, काम करना है। गवर्नमेंट हो सकती है, मीडिया हो सकती है, अदर इंपॉर्टेंट मेकर, पब्लिक ओपिनियन, सारे के सारे लोग मिलकर किस लिए काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो इन सबको और ज़्यादा एक साथ आने की आवश्यकता हमें दिखाई देती है। सोशल मूवमेंट ऑल्सो डेवलप डिस्टिंक्ट मोड ऑफ एन प्रोटेस्ट, अलग अलग तरीके से आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप कैंडल मार्च कर सकते हो, ठीक है। टॉर्च लाइट प्रोसेसन कर सकते हो, ब्लैक कलर का कपड़ा दिखा सकते हो, स्ट्रीट थिएटर कर सकते हो, सॉन्ग, पोइट्री, इन सब के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो। बट प्रदर्शन में आप क्या नहीं कर सकते हो, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाना गैर कानूनी है। अगर आप प्रदर्शन करना चाहते हो सभ्य तरीके से आपको प्रदर्शन करना है, ऐसा नहीं पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को आप नुकसान पहुँचाएँ, ठीक। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने सोशोलॉजी के अभी डिस्कस किए हैं आपके सामने, ठीक। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।